हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 29 और 13 ऑफ सितंबर के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं इम्पोर्टेंट डे से। तो 29 और 30 दो दिन के आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले 29 ऑफ सितंबर का देख लेते हैं। 29 ऑफ सितंबर को आता है वर्ल्ड हार्ट डे। कौन सा है? वर्ल्ड हार्ट डे। वर्ल्ड हार्ट डे हम सेलिब्रेट करते हैं लोगों को अवेयरनेस देने के लिए कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के रिगार्डिंग, सो दैट के हार्ट को और अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर सके। क्योंकि जो हार्ट है ये हमारी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है कि अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारी जान ही जाती है। तो इसीलिए जो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस होती है उसकी अवेयरनेस के लिए ये डे सेलिब्रेट होता है। और इस साल का थीम क्या है? इस साल का थीम है हार्ट फॉर एक्शन। थीम है हार्ट फॉर एक्शन। छोटा सा थीम है, इजीली लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट है 30th ऑफ सितंबर। 30th ऑफ सितंबर को आता है इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। कौन सा डे है? इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। अब देखो, जो हमारे प्रोफेशनल ट्रांसलेटर्स होते हैं उनको ऑनर करने के लिए इस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं। जो हमारे प्रोफेशनल ट्रांसलेटर्स हैं, इंटरप्रेटर्स है या टर्मिनोलॉजिस्ट है, क्योंकि वो हमारी हेल्प करते हैं हमें वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करने की। तो वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे मल्टी कल्चर मल्टीलिंगुअल सोसाइटीज को कनेक्ट करने की। क्योंकि देखो, जो ट्रांसलेटर्स होते हैं उनके थ्रू हम बाकी की जो कंट्रीज है उनके कल्चर के साथ जुड़ पाते हैं, वहाँ की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको समझ पाते हैं। तो एक तरह से ये नेशंस को कनेक्ट करने का काम करते हैं, जो होते हैं हमारे प्रोफेशनल ट्रांसलेटर्स। तो उन्हीं को ऑनर देने के लिए हम इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे सेलिब्रेट करते हैं 30th ऑफ सितंबर को। और इस साल का थीम क्या है? इस साल का थीम है ट्रांसलेशन एंड आर्ट वर्थ प्रोटेक्टिंग। ट्रांसलेशन क्या है? एक आर्ट है जिसको हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। मॉरल एंड मटेरियल राइट्स फॉर इंडिजिनस लैंग्वेजेस। राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस इलेक्शंस वाज कंडक्टेड बाय विच स्टेट? इंडिया का पहला पेपरलेस इलेक्शन ये कौन सी स्टेट ने कंडक्ट करवाया है? तो ये हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश में भी कहाँ पे? भोपाल में। भोपाल का एक विलेज है, यहाँ पे ये पेपरलेस इलेक्शंस कंडक्ट करवाए गए हैं। राइट। नेक्स्ट है शंख एयर इज द फर्स्ट शेड्यूल्ड एयरलाइन ऑफ। शंख एयर। शंख एयर ये कौन सी स्टेट की पहली शेड्यूल्ड एयरलाइन है? अब देखो, उड़ान स्कीम के बारे में सबने पढ़ा होगा, उड़े देश का आम नागरिक। तो इसी स्कीम के अंडर ये जो एयरलाइन है ये स्टार्ट करी गई है। क्योंकि जो आजकल अगर हम बात करें तो जो हमारी डोमेस्टिक एयरलाइंस है वो काफ़ी चलती है। लोग अक्सर कर जो है एयर ट्रैवल जो है उसको प्रेफर करते हैं। तो इसीलिए अब ये शंख एयरलाइन शुरू करी गई है। कौन सी स्टेट के अंदर? उत्तर प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट है कलिंग ऑफ नीलगाय एंड वाइल्ड बोर्स हैज बीन अप्रूव्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? कलिंग क्या होता है? कलिंग होता है मार देना, बिल्कुल खत्म कर देना। तो नीलगाय और वाइल्ड बोर इनको खत्म करने का अप्रूवल मिला है कि स्टेट में से इनको मार दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा मार के। अब देखो, ये जो नीलगाय और वाइल्ड बोर्स है ये क्या करते हैं? ये फार्मर्स को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनकी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इवन के जो ह्यूमन है उसके लिए भी ये धीरे धीरे खतरा बनते जा रहे हैं, नीलगाय और वाइल्ड बोर्ड्स। तो इसीलिए अब स्टेट गवर्नमेंट ने ये डिसाइड करा है और अप्रूवल भी दे दिया है नीलगाय और वाइल्ड बोर्ड्स को मारने का, कुलिंग का। राइट। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने ये अप्रूवल दिया है? तो ये अप्रूवल दिया है बिहार की स्टेट गवर्नमेंट ने। जो नीलगाय है, नीलगाय तो इंडिया की ही है, इंडिजिनस है। जो वाइल्ड बोर है ये इंडिया का नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे आकर एक इन्वेसिव स्पीसी है। माना जाता है कि पहले इंडिया में जो वाइल्ड बोर जैसे कोई मतलब एनिमल होते थे, लेकिन उसको इन्वेड किया है
वाइल्ड बोर्स ने। नीलगाय इंडिजिनस है, वाइल्ड बोर जो है ये इन्वेसिव स्पीसीज है। नेक्स्ट है बाना के। बाना के स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। बाना के ये जो स्कीम है ये फार्मर्स से रिलेटेड स्कीम है। किसके लिए है ये? फार्मर्स की स्कीम है। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च करा है? तो इसको लॉन्च करा है मिजोरम स्टेट गवर्नमेंट ने। बाना के कौन सी स्टेट की है? मिजोरम की है। तो इस स्कीम में क्या है, इसमें जो फार्मर्स हैं उनको कोलेटरल फ्री और इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जाएंगे अप टू 50 लाख, 50 लाख तक के कोलेटरल फ्री और इंटरेस्ट फ्री लोन दिए जाएंगे। कोलेटरल फ्री का मतलब होता है कि उनको कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, राइट। और यहाँ पे ग्रांटर कौन होगा? ग्रांटर होगा वहीं की स्टेट गवर्नमेंट। 100% तक का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा, इंटरेस्ट 100% फ्री होगा उनपे। और यहीं पे जो चीफ मिनिस्टर्स स्पेशल कैटेगरी स्कीम दी गई है जिसमें 1 लाख तक की ग्रांट भी दी जाएगी फार्मर्स को। और 4 क्रॉप्स पे एमएसपी दिया जाएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कौन सी 4 क्रॉप्स पे दिया जाएगा? एक है जिंजर, ब्रूम, टर्मरिक एंड मीजो बर्डाई चिली। मीजो बर्डाई चिली, तो इन 4 क्रॉप्स पे एमएसपी दिया जाएगा। और 2024-25 का जो ईयर है ये इन्होंने डिक्लेयर किया है ईयर ऑफ कंसोलिडेशन फॉर मिजोरम। ईयर ऑफ कंसोलिडेशन फॉर मिजोरम डिक्लेयर किया है 2024-25 को, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएम 7 स्कीम इज रिलेटेड टू विच स्टेट। सीएम 7 स्कीम ये किसके लिए है? सीएम 7 स्कीम स्टूडेंट्स के लिए है, जो मैरिटोरियस स्टूडेंट्स है बेसिकली उनके लिए ये स्कीम लॉन्च करी गई है। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट की है? ये त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट ने जो मैरिटोरियस स्टूडेंट्स है उनके हायर स्टडीज के लिए सीएम 7 स्कीम लॉन्च करी है। क्या है इस स्कीम के अंदर? इसमें जो मैरिटोरियस स्टूडेंट्स है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करी जाएगी। जो मैरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, मेरिट में आते हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी उनकी हायर एजुकेशन के लिए। कौन सी स्टेट में? त्रिपुरा में। तो त्रिपुरा की ये स्कीम है, स्कीम का नाम है सीएम 7 स्कीम। तो इसमें जो हर एक डिस्ट्रिक्ट है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में 200 बेनिफिशियरीज को सिलेक्ट किया जाएगा। कितने बेनिफिशियरीज है? 200 बेनिफिशियरीज को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा और उनको एनुअल 60,000 तक की फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी। एनुअल 60,000, मंथली 5,000 रुपीज उनको दिए जाएंगे, तो एनुअली टोटल 60,000 उनको दिए जाएंगे। तो इसमें 200 स्टूडेंट्स होंगे। 200 स्टूडेंट्स जो हैं इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। 100 स्टूडेंट्स होंगे माध्यमिक लेवल के और 100 स्टूडेंट्स होंगे हायर सेकेंडरी लेवल के। जो माध्यमिक लेवल के हैं उनको मेरिट के बेसिस पे 2 साल के लिए, जो 100 है माध्यमिक लेवल के, इनको 2 साल के लिए ये जो फाइनेंशियल सपोर्ट है प्रोवाइड की जाएगी। और जो हायर सेकेंडरी लेवल के हैं इनको 3 साल के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करी जाएगी। किसके लिए? हायर लर्निंग के लिए। माध्यमिक लेवल पे जो 100 स्टूडेंट्स होंगे उनको 2 साल के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी और हायर सेकेंडरी वालों को 3 साल के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी हायर लर्निंग के लिए, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल यूरिसडिक्शन एग्रीमेंट। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल यूरिसडिक्शन एग्रीमेंट, लेकिन ये फिर से न्यूज में आया है तो अब हम फिर से इसको डिस्कस करेंगे। तो ये जो BBNJ एग्रीमेंट है ये किसके लिए है? बेसिकली ये जो एग्रीमेंट है ये एग्रीमेंट हाई सीज के लिए है। किसके लिए है? हाई सीज के लिए है। हाई सीज क्या होते हैं एक बार ये समझते हैं। हमारा जो ओशियन होता है, ओशियन यहाँ पे खत्म होता है, वहां पे ये बेस लाइन हो गई। अब ये जो बेस लाइन है यहाँ पे हमारा ओशियन जो है शुरू हो रहा है, खत्म तो नहीं बोलेंगे, जो यहाँ से ये जो ओशियन हमारा शुरू हो रहा है तो यहाँ से लेकर 12 नॉटिकल माइल तक होता है हमारा टेरिटोरियल सी। उसके आगे 12 नॉटिकल माइल तक आती है कॉन्टिगुअस जोन, राइट। और ये जो बेस लाइन है जहां से हमारा जो कोस्ट लाइन जो हमारा ओशियन है शुरू होता है, तो वहां से लेकर 200 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया आता है वो आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर, EEZ में आता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में।
अब जो टेरिटोरियल सी है, टेरिटोरियल सी में समंदर भी हमारा है और ऊपर वाली जो स्पेस है, हवा जो है वो भी हमारी है। यहाँ पे जो फिशिंग वगैरह का काम हो रहा है, जो पानी में फिशिंग का काम हो रहा है, वो भी इंडिया वालों का ही वहां पे राइट है। और इवन के जो ओशियन फ्लोर है, तो वहां पे भी अगर कोई मिनरल्स वगैरह है या कोई पेट्रोलियम है, तो उस पे भी इंडिया का ही राइट है, या जिस कंट्री की भी ये टेरिटोरियल सी है उस कंट्री का इस पे राइट है। और इसके ऊपर जो हवा है उस पे भी उसी कंट्री का राइट है। ये नेशनल एयर स्पेस है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये इंडिया का ही है, हवा भी इंडिया की है, पानी भी इंडिया का है, और उसके नीचे अगर कोई मिनरल्स है समंदर के सी फ्लोर पे, तो वो भी इंडिया के ही रहेंगे। उसके बाद आती है कंटिगुअस जोन। कंटिगुअस जोन में पानी हमारा है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ हमारी है, कोई मिनरल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कुछ भी है वो भी सारे हमारे हैं, लेकिन यहाँ पे जो हवा है वो हमारी नहीं है, ये इंटरनेशनल एयर स्पेस है, राइट। जो 200 नॉटिकल माइल्स का एरिया है ना, 200 नॉटिकल माइल्स के एरिया तक उस कंट्री का, इंडिया का ही यहाँ पे राइट बनेगा। या किसी भी कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये 200 नॉटिकल माइल्स तक जो पानी है, हम पानी की बात कर रहे हैं, जो पानी है ये उस कंट्री का रहेगा। वहां पे जो भी फिशिंग वगैरह फिशरमैन आ रहे हैं उसी कंट्री के रहेंगे, और कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी उस कंट्री की रहेगी। लेकिन 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड का जो एरिया है वो आता है हाई सीज में। इसमें किसी भी कंट्री का कोई भी राइट नहीं है। कोई भी कंट्री यहाँ पे आ सकती है, आकर यहाँ के प्रोडक्ट्स को यूज कर सकती है। अगर यहाँ पे कोई भी मिनरल्स है तो वहां से मिनरल्स ले सकती है। अगर कुछ भी जहाँ पे पानी पे मिल रहा है तो कोई भी कंट्री यहाँ पे आकर उसको ले सकती है। अब हो क्या रहा है, ये जो हाई सीज वाला एरिया है यहाँ की एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा हो रही है, तो उसी एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए BBNJ एग्रीमेंट लाया गया है। अब देखो हाई सीज में यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन होगी तो इसका सीधा सीधा इफेक्ट पड़ेगा, ये जो EEZ है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, किसी भी कंट्री की जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। अगर हाई सीज में हद से ज्यादा वहां पे जो है वहां पे आकर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं, मिनरल्स निकाल रहे हैं, या वहां की जो इकोलॉजी है उसको यूज कर रही है कोई भी कंट्री, तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पे। तो इसीलिए BBNJ ट्रीटी जो है वो लाई गई है, BBNJ ट्रीटी लाई गई है। तो इससे रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है। फर्स्ट है, इंडिया हैज डिसाइडेड टू साइन एंड रेटिफाई द BBNJ। इंडिया ने पहले साइन करी थी, अब इंडिया ने डिसाइड कर लिया कि हम इस ट्रीटी को रेटिफाई भी करेंगे। हमने यहाँ पे बताना है नॉट करेक्ट, राइट। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट करेक्ट है, इसीलिए ये न्यूज में था क्योंकि इंडिया ने रिसेंटली डिसाइड करा है कि हम BBNJ ट्रीटी को रेटिफाई करेंगे। BBNJ किसके लिए है, ये मरीन बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए है हाई सीज में। ये एक बिल्कुल सही है, हाई सीज से रिलेटेड ही है BBNJ ट्रीटी। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है अंडर द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, UNCLOS। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है थर्ड भी। फोर्थ है, द BBNJ एग्रीमेंट विल बिकम लीगली बाइंडिंग 120 डेज आफ्टर 50 कंट्रीज रेटिफाई इट। फिलहाल के लिए आई थिंक 8 या 9 कंट्रीज ने ही रेटिफाई किया है, लेकिन जब यहाँ पे 50 कंट्रीज नहीं आएगा, लेकिन जब 60 कंट्रीज इसको रेटिफाई करेंगी, उसकी 60 कंट्रीज की रेटिफिकेशन के 120 डेज बाद ये जो ट्रीटी है, ये जो एग्रीमेंट है वो फोर्स में आ जाएगा, राइट। तो जो फोर्थ वाली डी वाली स्टेटमेंट है वो नॉट करेक्ट है। नेक्स्ट है, द 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर्स आर डेवलप्ड इंडिजिनसली अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन आर डिप्लॉयड इन। 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर्स डेवलप किए गए हैं इंडिजिनसली, मतलब इंडिया के अंदर ही ये तैयार किए गए हैं नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंडर। तो इनको अभी 3 जगह पे डिप्लॉय किया गया है। कितनी जगह पे? 3 जगह पे इसको डिप्लॉय किया गया है। कौन सी 3 ये सिटीज है जहां पे इनको डिप्लॉय किया गया है? तो नाम है पुणे, दिल्ली एंड कोलकाता में। कहां पे? पुणे, दिल्ली एंड कोलकाता के अंदर। ये जो सुपर कंप्यूटर्स है ये हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम है। इनका परफॉर्मेंस पहले से बहुत
ज्यादा अच्छी है, एक्यूरेटली ये अब चीजों को बता पाएंगे। जैसे अगर हम वेदर फोरकास्टिंग की बात कर ले या क्लाइमेट की बात कर ले, तो यहाँ पे अब जो वेदर फोरकास्टिंग होगी वो और ज्यादा एक्यूरेटली होएगी, राइट। अलग अलग फील्ड्स में इनको एम्प्लॉय किया गया है। क्लाइमेट मॉडलिंग हो गया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जीनोमिक्स हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस सिमुलेशन, और डिफेंस एंड एरोस्पेस में भी इसको अब यूज किया जाएगा, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम को। तो यहाँ पे नए एचपीसी सिस्टम आए हैं, 2 नए एचपीसी सिस्टम है, एक का नाम है अर्का और दूसरे का नाम है अरुणिका। ये 2 नए एचपीसी सिस्टम यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए हैं, किसके लिए? टू एडवांस वेदर रिसर्च के लिए, और जो हमारे यंग साइंटिस्ट है वहां पे टेक्नोलॉजी इन्हांसमेंट के लिए 2 नए एचपीसी सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं। नाम क्या है? अर्का एंड अरुणिका, राइट। अब यहाँ पे क्या है, एक्यूरेसी ज्यादा है, इंप्रूव हुई है एक्यूरेसी, और टाइम भी, जो प्रेडिक्शन टाइम है, जो वेदर का प्रेडिक्शन टाइम है वो भी और ज्यादा एक्यूरेट हो गया है। जैसे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कब आएंगे, अब पहले प्रेडिक्शन टाइम इतना एक्यूरेट नहीं था जितना अब इसके आने से हो जाएगा। हैवी रेनफॉल हो रही है, थंडरस्टॉर्म्स आने वाले हैं, हेल स्टॉर्म्स, हीट वेव्स, ड्रॉट्स या कोई भी वेदर फिनोमेना है उसको हम अब और ज्यादा एक्यूरेटली जो है डिटेक्ट या फोरकास्ट कर पाएंगे, राइट। अब 2 की साइट्स है इसकी, कौन कौन सी? एक तो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी इन पुणे एंड दूसरा है नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट नोएडा में, राइट। नेक्स्ट है रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट साइंस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंपनी टू इनहांस द रिसर्च ऑन यूजिंग रबर प्रोसेस ऑयल्स। रबर प्रोसेस ऑयल्स को यूज करने के लिए, इस पे रिसर्च को इनहांस करने के लिए जो रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो ये है केरला के अंदर। रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? ये केरला में है। तो इन्होंने इंडियन ऑयल के साथ साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग रबर प्रोसेस ऑयल की रिसर्च को इनहांस करने के लिए, राइट। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ऑनरेरी चेयरमैन फॉर 10th अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 10th एडिशन का ये हो रहा है। यहाँ पे ऑनरेरी चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया है? तो यहाँ पे ऑनरेरी चेयरमैन अपॉइंट किया गया है आशुतोष गोवारिकर को। किसको? आशुतोष गोवारिकर को। तो 10th एडिशन का ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है जो कि कब होगा? 2025 में होगा, जनवरी 2025 में। 15 से लेकर 19 जनवरी 2025 के बीच में होगा। कहाँ पे होगा? औरंगाबाद में। औरंगाबाद का अब नया नाम क्या है? छत्रपति संभाजी नगर में, राइट। नेक्स्ट है वेयर इज माउंट गौरीचंद। माउंट गौरीचंद इज वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ अरुणाचल प्रदेश। माउंट गौरीचंद किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन है। और रिसेंटली बुकैया यशवंत नायक जो है ये इन्होंने माउंट गौरीचंद को जो है स्केल किया है, मतलब वहां पे चढ़ गए हैं, माउंट गौरीचंद को फतेह किया है इन्होंने, बुकैया यशवंत नायक। और ये यंगेस्ट बन गए हैं। कहाँ के है? ये तेलंगाना से है। तो ये यंगेस्ट बन गए हैं जो माउंट गौरीचंद पे चढ़े हैं, माउंट गौरीचंद को फतेह किया है। कहाँ की है? ये अरुणाचल प्रदेश की पीक है। अरुणाचल प्रदेश की वन ऑफ द हाईएस्ट पीक है। तो हाईएस्ट पीक कौन सी है अरुणाचल प्रदेश की? तो हाईएस्ट पीक है कांगटो। कांगटो को और किस नाम से जाना जाता है? कंगारदो रीजे। कंगारदो रीजे या फिर कांगटो, ये अरुणाचल प्रदेश की हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट है दसॉल्ट एविएशन। दसॉल्ट एविएशन क्या है? दसॉल्ट एविएशन ये एक एरोस्पेस कंपनी है जो कि जिसने डिसाइड करा है कि हम इंडिया में एक अपनी सब्सिडियरी कंपनी खोलेंगे। किसके लिए? एमआरओ के लिए। एमआरओ के लिए, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल के लिए। जो हमारे मिलिट्री है उसकी मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल के लिए इंडिया में इन्होंने डिसाइड किया है कि हम अपनी एक सब्सिडियरी कंपनी शुरू करेंगे। तो दसॉल्ट एविएशन कहाँ की कंपनी है? तो ये है फ्रांस की कंपनी। दसॉल्ट एविएशन एक फ्रेंच कंपनी है, राइट। तो इन्होंने अनाउंस करा है कि हम सब्सिडियरी कंपनी जो है वो शुरू करेंगे इंडिया में एमआरओ के लिए, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल ऑफ इट्स मिलिट्री एक्टिविटीज, राइट।
तो जो डसॉल्ट एविएशन एमआरओ इंडिया है ये कहाँ पे, नोएडा उत्तर प्रदेश पे बेस्ड है, राइट। नेक्स्ट है शाहिद 136B। शाहिद 136B, इसको क्या बोलते हैं, कामिकाजे ड्रोन। शाहिद 136B कामिकाजे ड्रोन, ये क्या है, ये एक सुसाइडल ड्रोन है। होता क्या है, ये जो शाहिद 136B ड्रोन है, तो ये क्या है, यहाँ पे भी जाता है, जाकर गिरता है, तो वहीं पे जाकर ये खत्म हो जाता है, खुद भी खत्म हो जाता है, और वहां पे जो भी लोग है या जो भी कुछ है सब चीजें तबाह कर देता है। तो शाहिद 136B क्या है, एक सुसाइडल ड्रोन है जिसको कामिकाजे ड्रोन भी बोलते हैं। तो इसको ये रशिया यूक्रेन की वॉर में भी यूज किया जा रहा है। तो ये है कौन सी कंट्री का, तो ये ईरान का ड्रोन है। किसका है, ईरान का ड्रोन है। नेक्स्ट है नेम द थर्ड कंट्री इन एशिया टू अलाउ सेम सेक्स मैरिज। एशिया के अंदर 3 कंट्रीज है जहाँ पे सेम सेक्स मैरिज को अलाउ कर दिया गया है। कौन कौन सी है, एक तो ताइवान है, दूसरी है नेपाल, और तीसरी अब कौन सी कंट्री है रिसेंटली जिन्होंने ये अलाउ किया है, तो तीसरी कंट्री है थाईलैंड। ताइवान नेपाल में पहले से अलाउ है सेम सेक्स मैरिज, अब थाईलैंड ने भी अनाउंस कर दिया है कि हम जनवरी 2025 से सेम सेक्स मैरिज को अलाउ कर देंगे। नेक्स्ट है विच यूनिवर्सिटी टॉप्स इन कोकराली साइमंड्स ग्लोबल MBA एंड बिजनेस मास्टर्स रैंकिंग 2025। अब ये 2025 की रैंकिंग क्यों है, क्योंकि देखो ये जो रैंकिंग है, इस रैंकिंग के बेसिस पे 2025 की एडमिशंस होएगी, इसीलिए इसको नाम दिया गया है 2025 का, राइट। तो कौन सी यूनिवर्सिटी ने ग्लोबली टॉप किया है, तो ग्लोबली टॉप किया है स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस ने। किसने, स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस ने। तो 5th टाइम ये जो स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस है, कहाँ पे है, USA में है। तो 5th टाइम इसने टॉप किया है, लगातार 5वीं बार ये जो इंस्टीट्यूट है ये टॉप पे रहा है। अब इसमें टोटल 58 कंट्रीज का जो है डाटा कलेक्ट किया गया है। 58 कंट्रीज में से 340 इंस्टीट्यूट्स है जिनका एनालिसिस किया गया है। और ये जो 340 इंस्टीट्यूट्स है, इसमें से 14 इंस्टीट्यूट इंडिया के भी है। इंडिया के कितने हैं, 14 इंडियन फुल टाइम MBA प्रोग्राम्स हैव सिक्योर्ड अ स्पॉट इन कोकराली साइमंड्स ग्लोबल लिस्ट फॉर 2025। इसमें 14 इंस्टीट्यूट्स इंडिया के हैं, और इन 14 में से 3 आए हैं टॉप 100 में। टॉप 100 के अंदर 3 कौन कौन से हैं, IIM बैंगलोर 48th रैंक है, IIM अहमदाबाद 53rd रैंक है, और IIM कलकत्ता 59th रैंक है। तो 3 इंस्टीट्यूट है जो टॉप 100 में आए हैं। तो इंडिया में टॉप का इंस्टीट्यूट कौन सा है, IIM बैंगलोर, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।